विद्यार्थियों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जी मान सिंह ऐतिहासिक अध्ययन की श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगा वह उसी श्रृंखला का तीसरा हिस्सा है जिसका संबंध है एंग्लो मराठा रिलेशन से। अंग्रेजों और मराठों के बीच जो आपसी संबंध थे और इन संबंधों की क्या पूर्ण जानकारी है और कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य है, उन सभी के बारे में मैं इस टॉपिक में आपसे विस्तार से बात करूंगा। विद्यार्थियों, इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से रघुनाथ राव अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और पेशवा बनने की इच्छा को मन में संजोए हुए ईस्ट इंडिया कंपनी की बम्बई शाखा के पास आया और किस प्रकार से बम्बई शाखा ने रघुनाथ राव को एक जरिए के रूप में देखा, एक माध्यम के रूप में देखा, मराठा राज्य में हस्तक्षेप के अवसर के रूप में देखा और साथ ही साथ देखा कि सालसेट बेसिन और जम्बूसर के इलाके हमें प्राप्त हो जाए, इन सभी चीज़ों के रूप में देखा। पार्ट 2 के अंतिम भाग में मैंने आपको ये बताया कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी की कलकत्ता काउंसिल किसी भी प्रकार से मराठों से युद्ध के पक्ष में नहीं थी, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स और बम्बई सरकार पूरी तरीके से युद्ध के पक्ष में थी और वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखित में बम्बई सरकार को इस बात की अनुमति दे दी कि वह युद्ध को जारी रखे। इसका परिणाम यह हुआ कि पुरंदर की संधि जो 1776 में सुखाराम बापू और कर्नल एप्टन के बीच में हुई थी, उस संधि को रद्द कर दिया गया और एक बार फिर से बम्बई सरकार और वॉरेन हेस्टिंग्स ने रघुनाथ राव को मोहरा बनाकर मराठा साम्राज्य में हस्तक्षेप करने का निश्चय किया। यद्यपि विद्यार्थियों, मराठे स्पष्ट कर चुके थे अंग्रेजों को कि जो फ्रांसीसी राजदूत सेंट लोबिन मराठा दरबार में हाजिर हुआ था फ्रांसीसी सम्राट लुई सोलवे के पत्रों को लेकर। विद्यार्थियों, ये सम्राट था लुई सोलवा, जिसे मैंने पहले की कक्षा में लुई चौदवा कह दिया। ये लुई सोलवे का टाइमिंग था 1778 के आसपास का लगभग जो टाइमिंग था। तो लुई सोलवे का पत्र लेकर वो हाजिर हुआ। तो इस बारे में मराठों ने अच्छी तरीके से स्पष्ट कर दिया अंग्रेजों को कि यह एक शिष्टाचारपूर्ण भेंट थी और इसका कोई सामरिक या रणनीतिक मकसद नहीं था। लेकिन चूंकि बम्बई सरकार और वॉरेन हेस्टिंग्स हमले की योजना बना चुके थे और सेनाएं आगे बढ़ी, बम्बई सरकार ने एक सेना आगे भेजी, लेकिन यह सेना अपने मकसद को पाने में कामयाब नहीं हुई और यह सेना काफ़ी हद तक परास्त भी हुई। तो ऐसी स्थिति में इस सेना की कमान कर्नल कॉकबर्न को सौंपी गई और दूसरी तरफ मराठा का सेना का नेतृत्व कर रहे थे मल्हारराव होलकर और महाजी सिंधिया। मराठों ने एक सोची समझी नीति के तहत पीछे हटना चालू किया और पूना से लगभग 18 मील के आसपास तलगांव के मैदान में जब अंग्रेजी सेनाएं मराठा सेनाओं का पीछा करते हुए पहुंची तो तलगांव के मैदान में अंग्रेजी सेना ने यह देखा कि वे तीनों तरफ से गिर गए। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों के सामने संधि के अलावा कोई चारा नहीं था और उन्हें विवश होकर तलगांव की उस लड़ाई के बाद मराठा दरबार के साथ, पुणे दरबार के साथ बड़गांव का अपमानजनक समझौता स्वीकार करना पड़ा। विद्यार्थियों, यह बड़गांव का समझौता या बड़गांव की संधि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफ़ी अपमानजनक थी और खुद लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखा है कि जब मैं बड़गांव संधि की धाराओं को पढ़ता हूँ और देखता हूँ तो मेरा सर शर्म से नीचे झुक जाता है। इस संधि की धाराओं के मुताबिक ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह तय किया कि वो रघुनाथ राव को मराठों को लौटा देगी और मराठा राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी। जो इलाके ईस्ट इंडिया कंपनी मराठों से छीने थे वो इलाके वापस दे दिए जाएंगे। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उपरोक्त दोनों बिंदुओं का जब तक पालन नहीं होगा तब तक उपरोक्त दोनों बिंदुओं के पालन की गारंटी हेतु 2 अंग्रेज अधिकारी मराठों के पास बंधक रहेंगे। तो ये संधि वाकई अंग्रेजों के लिए काफ़ी अपमानजनक थी और अब जब इस अपमानजनक संधि की बात चली पड़ी है बड़गांव समझौते की, तो मैं आपको बता दूंगा कि इस घटना से लगभग 10 साल पहले, यानी ये 1779 की बात थी और इस घटना से 10 साल पहले 1769 में
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों को जो शिकस्त मिली हैदर अली के साथ, वो भी इसी प्रकार की शिकस्त थी। और जब इस प्रकार की शिकस्त के समाचार ब्रिटेन पहुँचे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की साख काफ़ी नीचे गिर पड़ी। तो चूंकि खुद वॉरेन हेस्टिंग ने स्वीकार किया कि वो बड़गांव की धाराओं को अपमानजनक मानता है, इसलिए उसने बड़गांव संधि को स्वीकार नहीं किया और एक बार फिर युद्ध की तैयारी प्रारंभ हुई। विद्यार्थियों, इस बार वॉरेन हेस्टिंग ने 2 सेनाएं तैयार करवाई। एक सेना की कमान कर्नल पोफम के पास थी और दूसरी की कमान थी कर्नल गॉडार्ड के पास। कर्नल पोफम को यह कहा गया कि तुम ग्वालियर की तरफ जाओ और गॉडार्ड को यह कहा गया कि तुम अहमदाबाद होते हुए, बड़ौदा होते हुए पुणे की तरफ जाओगे। तो जब नाना फडणवीस को इस बात का पता पड़ा तो उसने एक समझौता, एक संगठन कायम करने का निश्चय किया, एक संघ बनाने का निश्चय किया, जिसमें उसने मैसूर के हैदर अली को शामिल किया, हैदराबाद के निजाम को शामिल किया और नागपुर के भोसले को भी उसने शामिल किया। लेकिन अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से इस समझौते में फूट डलवा दी और निजाम और भोसले को इस समझौते से अलग करवा दिया। लेकिन हैदर मराठों का वफादार सहयोगी के रूप में साबित हुआ और उसने ईमानदारी से अपना पूरा सहयोग दिया। लेकिन हैदर को क्या मिला, हैदर के साथ क्या हुआ, इसकी विवेचना मैं आगे करूँगा। तो जो सेना गॉडार्ड के नेतृत्व में अहमदाबाद की तरफ भेजी गई थी, उससे अहमदाबाद और बेसिन के इलाकों पर अधिकार किया और आगे बढ़कर वो सेना बड़ौदा पहुंची और बड़ौदा के फतेह सिंह गायकवाड़ के साथ समझौता किया गया। और ये सेना जब पूना के नज़दीक पहुंची तो पूना के निकट एक शक्तिशाली मराठा सेना ने गॉडार्ड के लश्कर को बुरी तरीके से शिकस्त दी। यह अंग्रेजों के लिए काफ़ी बड़ी हार थी। लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेजों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत की बात यह थी कि पोफम ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर जो महाजी सिंधिया का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और दुर्ग था, और वहीं पर महाजी सिंधिया को सिपरी की लड़ाई में हराया गया। और सिपरी की लड़ाई में हराने के बाद अंग्रेजों ने, पोफम ने महाजी की मानसिकता को महसूस किया और यह अच्छी तरीके से जान लिया कि ग्वालियर को बचाने के लिए महाजी किसी भी सीमा तक जा सकता है। तो जब महाजी के साथ सिपरी की लड़ाई के बाद जब समझौता किया गया तो कैप्टन पोफम ने महाजी से इस बात की गारंटी ले ली कि वो आगे चलकर भविष्य में अंग्रेजों और मराठों के बीच जो समझौता होगा उस समझौते को करवाने में मदद देगा और समझौते की धाराओं के पालन की वो गारंटी भी देगा, पूरी व्यवस्था करवाएगा। तो ये बिल्कुल ठीक इसी प्रकार की स्थिति हो रही है। अब दूसरी तरफ आइए हम वापस बढ़ते गॉडार्ड की तरफ। जब गॉडार्ड मराठों के साथ गुजरात की लड़ाइयों में व्यस्त था तो उस वक्त नाना फडणवीस ने अपने कूटनीतिक दिमाग का परिचय देते हुए, कूटनीतिज्ञ के रूप में कार्य करते हुए हैदर अली को यह संदेश भेजा कि तुम कर्नाटक के अंदर हमले चालू कर दो, क्योंकि हैदर अली के कर्नाटक की तरफ हमले चालू करने का मतलब ये होगा कि ब्रिटिश पावर भी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत भी कुछ भागों में बढ़ जाएगी और उनको अपना ध्यान उधर देना पड़ेगा। और यही हुआ, हैदर अली ने कर्नाटक पर हमला किया और वहाँ के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। तो अंग्रेजों को वहाँ की सुरक्षा की चिंता हुई, वहाँ पर भी अंग्रेजों को काफ़ी नुकसान हुआ। तो ऐसी स्थिति में वॉरेन हेस्टिंग ये चाहता था कि जल्दी से जल्दी संधि हो जाए मराठों के साथ और जल्दी से जल्दी समझौता हो जाए ताकि हम संकट की स्थिति से निकल सके। और इसके लिए उसने एंडरसन को भेजा। वॉरेन हेस्टिंग्स के लेटर मिलते जो उसने एंडरसन को भेजे थे और जो उसने नाना फडणवीस को भेजे थे, उन पत्रों के माध्यम से वॉरेन हेस्टिंग्स की व्यग्रता का पता चलता है कि वो कितना जल्दी से जल्दी उस संधि को करवाना चाहता था। और महाजी सिंधिया की इस संधि को करवाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और दोनों पक्षों के बीच में 1782 की सालबाई की संधि संपन्न हुई। विद्यार्थियों, सालबाई की संधि काफ़ी महत्वपूर्ण संधि मानी जाती है और इस संधि के महत्वपूर्ण जो प्रावधान थे, इस संधि के मुताबिक सबसे पहले यह तय हुआ कि अंग्रेज रघुनाथ राव का साथ छोड़ देंगे और इसके बदले में मराठों की तरफ से रघुनाथ राव को 25,000 रुपये सालाना पेंशन दी जाएगी। सालसेट और भड़ोज को छोड़कर बाकी जितने इलाके अंग्रेजों ने मराठों से लिए वो सारे के सारे इलाके मराठों को वापस दे दिए जाएंगे। और तीसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हैदर अली उन इलाकों को वापस लौटा देगा जो अंग्रेजी प्रभाव में थे। और यदि हैदर अली 6 महीने के अंदर ऐसा नहीं करता है तो फिर हैदर अली के खिलाफ
मराठों को अंग्रेजों के साथ कुछ सहयोग करना पड़ेगा। विद्यार्थियों, यह समझौता महाजी सिंधिया ने कराया था। नाना फडणवीस इस चीज़ के लिए एग्री नहीं था। नाना फडणवीस ने हैदर को अपने वफादार सहयोगी के रूप में देखा और उसको ये मानना था कि जब हैदर अली अंग्रेजों के साथ लड़ाई में व्यस्त थे। विद्यार्थियों, इस वक्त आपको याद दिला दूं कि 1780 से लेकर 1784 के बीच में अंग्रेजों का हैदर अली के साथ भी युद्ध चल रहा था। तो इस बारे में फडणवीस का ये मानना था कि जब तक मराठों का मित्र हैदर अली युद्ध में व्यस्त है तो इस प्रकार की संधि पर हस्ताक्षर करने उचित नहीं है और इस प्रकार का समझौता हैदर के खिलाफ विश्वासघात होगा। तो इस बात को लेकर उसका महाजी सिंधिया के साथ भी मतभेद था। लेकिन महाजी सिंधिया चूँकि ग्वालियर के मुद्दे के ऊपर उसने पोफम के साथ जो संधि की थी उस मुद्दे के अंदर वो उलझा हुआ था। तो अल्टीमेटली स्थिति थोड़ी अजीब सी हो गई थी। लेकिन इसी बीच 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई और हैदर अली की मृत्यु के बाद नाना फडणवीस ने भी सालबाई की संधि को पूर्ण रूप से मान्यता दे दी और इसके ऊपर अपनी विधिवत छाप लगा दी। विद्यार्थियों, जब भी सालबाई संधि के परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि सालबाई की संधि काफ़ी महत्वपूर्ण संधि थी और नो डाउट इसमें संधि तो महत्वपूर्ण थी, लेकिन यह संधि एक प्रकार से मैसूर के लिए बहुत घातक साबित हुई। इस संधि के परिणाम स्वरूप मैसूर को मराठों का जो सहयोग मिलता था वो सहयोग मिलना बंद हो गया और इसका परिणाम ये हुआ कि आगे चलकर तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्धों में टिप्पू सुल्तान की पूर्ण रूप से परास्त हुई और उसका पतन हो गया। तो सालबाई की संधि मैसूर के पतन के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार मानी जाती है। इतिहासकार स्मिथ ने सालबाई संधि के परिणामों का मूल्यांकन करते हुए कुछ बड़ा चढ़कर कहा है कि इस संधि के परिणाम स्वरूप भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व कायम हो गया और मराठों और अंग्रेजों के बीच में 20 वर्ष के लिए शांति कायम हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि 20 वर्ष के लिए शांति कायम हो गई, लेकिन प्रभुत्व की बात नहीं थी। अगर प्रभुत्व इसके बाद बढ़ा है तो वाकई मराठों का प्रभुत्व बढ़ा है और महाजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठा प्रभाव अपनी चरम सीमा पर जा पहुंचा और इवन मुगल सम्राट भी महाजी सिंधिया के प्रभाव में आ गया था और मुगल सम्राट ने महाजी सिंधिया को वकील मुतलक भी नियुक्त किया था। अंग्रेज और मराठों के बीच में शांति कायम केवल इसीलिए रही कि अंग्रेज उत्तर भारत की राजनीति में और दूसरे मुद्दों में उलझ गए, इसलिए उनके बीच में 20 साल तक समझौता नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद विद्यार्थियों, सालबाई की संधि एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और सालबाई की संधि के बारे में जो स्मिथ का मूल्यांकन है तो उसमें कुछ कमी तो है ही है, क्योंकि एक्चुअली जो अंग्रेज बेसिन चाहते थे वह अंग्रेजों को बेसिन नहीं मिल पाया और केवल उन्हें सालसेट और भड़ोच से ही संतोष करना पड़ा। तो विद्यार्थियों, इस श्रृंखला के पार्ट 4 के अंतर्गत मैं आपसे बात करूंगा द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष के बारे में। महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस की उस दौर की राजनीति में क्या भूमिका रही, इन तथ्यों को मैं इस चैप्टर के पार्ट 4 में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पार्ट 4, 5 और 6 इसको 6 भागों में टोटल बांट कर समझाऊंगा। तो आज मैंने आपको 3 भागों में इसको समझाने की कोशिश की और जिसमें मैंने आपको प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति तक, सालबाई की संधि तक मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप इसका अध्ययन कीजिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।